गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सोलो फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है बोर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम या एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ हाइड्रोजन लाइक एटम। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात नहीं की, तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका। देखिए, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। यही होता है हाइड्रोजन एटम में। अगर हम हीलियम एटम की ये हो गया एच एटम, अगर हम हीलियम प्लस की बात करें, हीलियम प्लस यानी कि क्या होगा, यहां पर चार्ज होगा प्लस 2e, ठीक है, और यहां पर चार्ज होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तभी ना ये He प्लस हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस बचता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहेगा, मतलब सेंट्रल पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ रहेगा सेंटर पर, तो ये हीलियम प्लस हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें लिथियम प्लस प्लस की, तो लिथियम प्लस प्लस में क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, यानी 3 प्रोटॉन का चार्ज होगा और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिन एटम्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये सब कहलाएंगे H लाइक एटम, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। हम यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम से एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम समझेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, किससे, बोर थ्योरम का या बोर के समरफील्ड बोर मॉडल का यूज करके। ये रहा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, हम हीलियम क्यों नहीं लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे हीलियम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तब क्या होता, प्रॉब्लम होता, एक कूलॉम फोर्स यहाँ काम करता, एक यहाँ काम करता, एक कूलॉम फोर्स इन दोनों के बीच में भी काम करता, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है इन जगहों पर। इसीलिए हम जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि है कहलाता है हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हम करेंगे क्या क्या। हम इस वीडियो में 2 केसेस देखेंगे। पहला तो अच्छा, केस को इग्नोर कीजिए, पहले तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस रेडियस को फाइंड करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट रेडियस डिस्टेंस है वो कितना है, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तभी हमें स्पेक्ट्रा के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर 2 केसेस आएंगे। पहला केस, जब हम न्यूक्लियस को इन्फिनिटी मान लें, यानी कि न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या है, इन्फिनिटी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा। और अगर हम इसे इन्फिनिटी ना माने, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड केस बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमें इन्हें समझना है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एटम का रफ इमेज लिया हुआ है ताकि हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, उन्हें मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के सेंटर पे चार्ज जो होगा वो Ze होगा, जहां पे Z होगा एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा क्योंकि हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का वो है r। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो v है, याद रखिएगा। और जो एंगल होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर वही चीज मैंने लिखी हुई है, देखिए, Ze चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि Z है एटॉमिक नंबर, और उसे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगा। Z एटॉमिक नंबर है, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, छोटा m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, R है डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए, जब हम न्यूक्लियस को इन्फिनिटी मान लेंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब होगा क्या, यहां पर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पॉइंट न्यूक्लियस है और ये इन्फिनिटी है, ये मास इन्फिनिटी है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा ऑर्बिट में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन समझना, ये रेडियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जो है उसका रोटेशन ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब ये इन्फिनिटी नहीं होगा, तब ये रोटेट जो यहां से कर रहा था वो यहां से करेगा और न्यूक्लियस भी कुछ हद तक रोटेट करेगा, जो कि पॉइंट होगा क्या, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा भारी होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस, न्यूक्लियस इज इन्फिनिटली हैवी, या न्यूक्लियस बहुत भारी है हमारा, तब क्या होगा,
यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, मैंने इक्वेशन क्या कहूंगा, एक सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखा हुआ है कि कूलॉम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होंगे। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए इन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर क्या था हमारा, न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये घूम भी रहा है बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेजी से घूम रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम बाहर निकल जाएं। इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएं, क्योंकि वो घुमा रहे हैं, लेकिन वो निकलता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे खींच भी तो रहा है। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा हो गया, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर मान लेते कूलॉम फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये इसे खींच लेगा न्यूक्लियस को, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की ओर। तो दोनों में बराबर होना जरूरी है। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कूलॉम फोर्स जो है वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज, दो चार्ज का मल्टीप्लाई, यानी कि ZE मल्टीप्लाई बाय E डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय R, सिंपल सा। यहां पर देखिए ZE मल्टीप्लाई बाय E क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर हो जाएगा, तो ZE स्क्वायर कर देते हैं। इतना तो कर सकते हैं स्टेप कटिंग, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लिए इसे। इसीलिए मैं यहाँ पर सब चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो और फटाफट इसे कर लो। हमारा पहला टारगेट जो है ना, वो है वेलोसिटी को पता करना और रेडियस को पता करना। यहाँ पे मैं ये वाला आर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सब जगह यही वाला आर लिखता हूँ। बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा। इससे मैं इक्वेशन 1 मानता हूं। अब आते हैं हम बोर के पोस्टुलेट्स पर, जिसने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम L होता है ना, नाउ एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो होता है mvr, ठीक है। अब वो इक्वल हो जाएगा किसका, वो हो जाएगा nh बाय 2 पाई का। ये कहां से आया, nh बाय 2 पाई। तो ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। तो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट पे रोटेट नहीं कर सकते, वो उन्हीं पॉसिबल ऑर्बिट्स पे रोटेट करेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है वो h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां पे n 1 2 3 4 होगा। अब बढ़ते जाओ, चलिए यहां पे मिला। और ये फॉर्मूला क्या है, ये तो L का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि L जो होता है वो इक्वल होता है R क्रॉस P। तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, R क्रॉस MB, या देखिए और R और V के बीच का, M तो कांस्टेंट है, तो R और V के बीच का एंगल क्या है, देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, R ये है, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो क्रॉस हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, MVR sin थीटा होगा। थीटा इज 90, तो sin थीटा इज इक्वल टू, सो sin 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मिला MVR, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। तो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR व्हिच इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेकंड केस में मैं यहीं पर लाकर के छोड़ दूंगा, ठीक है, इसी वाले पॉइंट पर लाकर छोड़ूंगा, और ताकि वहां से जो जितना भी रिजल्ट होगा वो सिमिलर चला जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसे मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, या इसे 2 क्या मानूं, यहां से देखिए, यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम। वेलोसिटी क्या होगा, nh बाय ये 2 पाई m r, ये वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा। देखिए m r जो है नीचे आया तो हमें ये वैल्यू मिला। वेक्टर मत दीजिए, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। चलिए वेलोसिटी मिल गई, इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम 2 को इस्तेमाल करेंगे 1 पर। यूजिंग 2 in 1 हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर ये साइड तो सिमिलर हो जाएगा, तो
तो 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल्स टू m/r, तो सॉरी ये वाला आप लिख दे रहा हूँ बार बार, m/r ये रह जाएगा। वेलोसिटी हमने निकाला है ये nh/2πmr का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा हमें। यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया वहाँ पर। हमें यहाँ से लेकर रेडियस निकालना है, तो पहले हम लिख सकते हैं 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू m/r n² h² डिवाइडेड बाय 4π² m² r²। यहाँ से देखिए r² कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए यहाँ से इस m से ये सिंगल m खत्म हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से स्क्वायर वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना था क्या, r की वैल्यू। इस r को मैं क्या करता हूँ, यहाँ भेजता हूँ, तो ये r बराबर ये यहाँ आया, तो यहाँ पे हो गया क्या, n² h² डिवाइडेड बाय पाई m, ये r यहाँ आ गया। अब ये बच जाएगा तो ZE² होगा, तो ZE², और ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा। अब ध्यान से देखोगे आप ना, तो E² कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, अगर हमें पता है कि एटम की बात कर रहे हैं तो m एक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई कांस्टेंट है, n² इज नॉट कांस्टेंट बट h² इज कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, यानी कि r इज इक्वल टू h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m ZE² मल्टीप्लाई बाय n²। हम ये लिख सकते हैं। तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस में डिपेंड कर रहा है n² पर, ऑर्बिट के स्क्वायर पर। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ किया है क्या बताइए, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, क्योंकि ये जो है सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके बोर ने एक्सप्लेन किया था। इसे हमने कूलम्ब फोर्स ये इक्वल किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कूलम्ब फोर्स के, और वहां और दूसरा जो हमारा एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू होता है वहां से V के निकाल करके पुट कर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, हमें जो है रेडियस मिल गया। अब सिमिलरली रेडियस का वैल्यू जो इक्वेशन 3 मिलता है उसे 2 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर r पुट करोगे तो मिल जाएगा। देखते क्या मिलता है, देखिए 3 इन 2, 3 इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 में पुट करते हैं, ये हमारा 2 है, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा v इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है, nh है, nh है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2πmr है, 2πmr है, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए r का वैल्यू पुट करना है, तो r का वैल्यू हमने ये वाला नहीं करके क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/r था ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई m ZE² डिवाइडेड बाय h² एप्सिलॉन नॉट n²। देखिए उल्टा हो गया, मैंने बस इसी क्वेश्चन को उल्टा करके लिखा क्योंकि 1/r की वैल्यू हमें चाहिए थी। बस हो गया काम खत्म है, पाई से पाई खत्म, इस n से ये n खत्म, और कुछ खत्म हुआ क्या, हाँ देखिए m से मास खत्म, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। वेलोसिटी में क्या मिला, वेलोसिटी हमें मिला ZE² डिवाइडेड बाय 2h² एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/n, ये वैल्यू मिला हमें। ध्यान देने की बात क्या है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, बहुत आसान था, निकल गया। अब देखिए ध्यान देने की चीजें जो है कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए समझ रहे हो क्या। r का जो देखिए r जो है वो प्रोपोर्शनल है n² का, क्या साफ साफ दिख रहा है हमें, r डिपेंड करता है n² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। सेम यहाँ पर देखिए बाकी चीजें कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी डिपेंड करता है 1/n का, यानी कि ऑर्बिट का नंबर जिससे बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, n इसका वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। इतना आसान सा चीज था।
इससे हमें क्या क्या पता चलता है समझ लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस अगर ये n इक्वल टू 1 है ना तो 2 यहाँ नहीं होगा क्योंकि 2 ऊपर होगा, क्योंकि जैसे ही n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। इतना सा कॉमन सा चीज था ये। और वेलोसिटी का भी वही कहानी है कि इसमें वेलोसिटी अगर मान लेते हैं जितना था, इस वाले में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि n बढ़ने से वेलोसिटी कम हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। चलिए हम लोगों ने अब क्या किया, वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी हम लोगों ने अभी तक वेलोसिटी निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब बारी है एनर्जी की, तो पहले मिटा लेता हूँ इन चीज़ों। तो चलिए हम इसे अब कैलकुलेट करते हैं आगे। हमें एनर्जी जो पता है, सोचिए देखिए कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज मैंने लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², आप लोगों को पता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कैसा पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। देखिए F इज इक्वल्स टू dv बाय dr होता है माइनस में, ठीक है। अगर मुझे v चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस सिस्टम को। फोर्स का वैल्यू मुझे पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, v का पता नहीं, निकालना है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए dv बाय dr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ f, और f का वैल्यू क्या है, या dv बाय dr इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। ये वैल्यू होता है। अच्छा चार्ज भी रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्ज क्या था, ze² था हमारा, मतलब फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेकंड चार्ज व्हिच इज ze²। तो ये वैल्यू मिला। हमें v चाहिए व्हिच इज पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लेते हैं। रेंज क्या होगा पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का रेंज होगा रेडियस से इन्फिनिटी तक। ये पोटेंशियल कहां से कहां वर्क करेगा, ये रेडियस से इन्फिनिटी तक वर्क करेगा। तो वही हमें इसे इंटीग्रेट किया कहां पर, r से लेकर के इन्फिनिटी तक। पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर माइनस तो रहेगा ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ze² बाय r², यहाँ पर हो जाएगा r से इन्फिनिटी, अब माइनस यहाँ बाहर कर लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, r के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ भी आप dr लिख दो। चलिए छोटा r लिख रहे हैं, यहाँ पे छोटा r लिखते हैं, ये रहा। इसे इंटीग्रेट करना है तो 1/r², बाकी चीजें भी ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो 1/r² को इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कांस्टेंट को क्या मानते हैं हम, ठीक है, अलग कर रहे हैं, समय नहीं है ना। r से इन्फिनिटी आप लोगों के पास, मेरे पास तो है 1/² यानी कि r की पावर -2 dr, ये रहा माइनस के इंटीग्रेशन। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लिमिट कहाँ से लेगा, r से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर हम इसे सॉल्व आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के, देखिए -2 + 1 क्या हो जाएगा 1/r, यानी कि r की पावर -1 तो 1/r। यहाँ पर एक माइनस आएगा, देखिएगा ध्यान से, -2 + 1 तो माइनस आएगा, तो ये माइनस ये इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो प्लस हो गया यहाँ पर। और लिमिट कहाँ है हमारा, r से इन्फिनिटी। तो कांस्टेंट को के रहने दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है ना। अपर लिमिट क्या है हमारा, इन्फिनिटी 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r, ये रहा। 1/∞ इज नथिंग बट 0, तो ये तो टर्म खत्म हो गया। हमें क्या मिला, k मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई में होगा k मल्टीप्लाई बाय -1/r। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर मैं वहां पर इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। k क्या कांस्टेंट था हमारा, ये कांस्टेंट था, लिख देते हैं। माइनस में आ रहा है आंसर हमारा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² डिवाइडेड बाय r, ये रहा हमारा वैल्यू। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² डिवाइडेड बाय r, सॉरी कैपिटल R, सॉरी ये वाला r, कर्ली r, स्क्वायर इज टू
एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इस वाले इक्वेशन से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो जाएगा, यदि यहाँ पे आर था तो ये आर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, v square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square divided by m। ये वैल्यू मिलेगा यहाँ से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलॉम्ब फोर्स जो हमने क्वेश्चन देखा था पहले वाले ना, उसी से लिए। तो हम वेलोसिटी को यहाँ से पुट करेंगे, तब हमें देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 1 by 2, अच्छा m भी है, m को यहाँ लिख देते हैं, v स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे तो 1 by 4 pi epsilon naught z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m से m कट जाएगा तो हमें मिलेगा e इज इक्वल टू 1 by 4, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पर, देखिए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय, एक मिनट कुछ छूट रहा है यहाँ पर, देखिए z स्क्वायर बाय r भी तो है, यहाँ पर r भी रहेगा, ठीक है, एक r छूट रहा था वो r भी रहेगा, माइनस 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये वैल्यू हमें मिला। ध्यान से देखना, देखिएगा यहाँ पर देखिए सब सेम फॉर्म है, बस यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू वेलोसिटी का लिया, ना कि वहाँ से। अब इसे घटाना आसान हो जाएगा, तो एनर्जी हमें क्या मिलेगा देखिएगा, 1 बाय, देखिए z e स्क्वायर, देख लीजिए z e स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये तो कॉमन है दोनों में, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 4, सिंपल सा। इसे आप घटाओगे, सॉल्व करके देख लो साइड में, 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू, एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 बाय 8, ठीक है। यानी कि इसे सॉल्व करने पर क्या रहा है, माइनस 1 बाय 8, तो हम सीधा पुट कर लेते हैं, समय हमारे पास है, बोर्ड है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8, तो 1 लिखने का दरकार क्या है, तो माइनस z e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए रेडियस का वैल्यू हम लोगों ने मैंने वहां लिख दिया है, ठीक है, रेडियस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, उस रेडियस के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्यों पुट करेंगे वो भी देख लीजिए, एनर्जी को रेडियस के फॉर्म पे लिख करके क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा कि बताइए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो एनर्जी हमें किसके फॉर्म में चाहिए, मैक्सिमम कांस्टेंट या n के फॉर्म में चाहिए, तो वहां से हमें मिल जाएगा। देखिए 1 बाय r का वैल्यू है ना, तो 1 बाय r का वैल्यू पुट करेंगे, ये पलट जाएगा, यानी कि पाई m z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखते हैं, कुछ कटा नहीं, तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर 1 बाय n स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी का वैल्यू मिला। हमारा काम क्या है, अब स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करना है। स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर हर चीजें कांस्टेंट है, ध्यान से देखोगे तो z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर चीजें कांस्टेंट हैं। इन सभी का वैल्यू, हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इन सबका वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो एनर्जी का वैल्यू मिलता है वो मिलता है E is equal to minus 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इन सभी का वैल्यू पुट किया पर हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे z is equal to 1 पुट किया है मैंने, तो हमें ये मिला। अब यहाँ से स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, क्या होगा, n is equal to 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, E, अच्छा यहाँ पे मैं E n लिख देता हूँ सफिक्स में, ठीक है, n के टर्म पर रिजल्ट है ना हमारा, यहाँ पर एनर्जी जो है n के टर्म पर है, तो इसलिए हम इसे n लिख देते हैं E n। तो E1 और n is equal to 1 हमें मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी का वैल्यू किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। E2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी, मैंने वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट लेवल एनर्जी, यहाँ पे n की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो n is equal to 1 के लिए मान लीजिए हमारा स्पेक्ट्रल लाइन है वो ऐसा है, n is equal to 1 का एनर्जी लेवल ये है, इसका वैल्यू क्या है, वो है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ध्यान दीजिए यहाँ पे एनर्जी माइनस में निकला है, इसका मतलब क्या है,
एनर्जी मेरा माइनस से निकल रहा है, इसका मतलब है सिस्टम हमारा बाउंड है। बाउंड होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं चुका है उस फोर्स से। अगर इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को छोड़ देगा, कूलम्ब फोर्स को, और वो अपना चला जाएगा, तो उस केस में ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाउंड नहीं रहेगी, तो उसे हम माइनस में नहीं लिखेंगे उस समय। यानी कि समझ लीजिए माइनस का मतलब है बाउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंड है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया। n इक्वल टू 2 के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, विच इज अराउंड -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू है। देखिए यहाँ पर गैप ज्यादा है, 13 से 3.39 पे आए हैं। अब किस पे आएंगे, 3.39 से 1.59 पे आएंगे। थोड़ा सा गैप कम कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक रफ भी बना रहे हैं तो ज्यादा अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ से 13 है, यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ से 1 पॉइंट पे आ गया, तो ये गैप तो कम होना चाहिए ना, वही हमने किया यहाँ पर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस नहीं रहेगा। ये n इक्वल टू 3 के लिए somewhere around this, which is around कितना हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये 3 नहीं, ये 4 है और यहाँ पे 3 है। ये n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए। इसी तरह अगर हम 5 के लिए लेंगे तो वो यहाँ पे मिलेगा, 6 के लिए कहीं यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर हमें देखिए बहुत मोटा सा लाइन मिलेगा, बहुत करीब करीब ओवरलैप करेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ओवरलैप करने शुरू हो जाए, क्योंकि ये गैप पूरा बहुत तेजी से कम हो रहा है, वो स्क्वायर के रूप में कम हो रहा है, तो हमें ऐसा जो है स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये एनर्जी है, ये n का वैल्यू है फॉर n इक्वल टू 1 दिस। अब हम देखेंगे इस एनर्जी को टर्म वैल्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल आपके मन में आ जाएगा टर्म वैल्यू होता है क्या। देखिए टर्म वैल्यू मतलब कि टर्म वैल्यू जो होता है t, टर्म वैल्यू t जो होता है ना, वो इक्वल होता है माइनस एनर्जी जो हमें मिला डिवाइडेड बाय एससी का। एनर्जी को जब हम एससी से डिवाइड कर देते हैं माइनस एससी से, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो टर्म वैल्यू मिलता है। एनर्जी को जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म वैल्यू में ही हम लोग लिखते हैं, ना कि एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर जैसे ही हम पुट करेंगे एससी से डिवाइड करेंगे इसे, तो हमें टर्म वैल्यू क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू टर्म वैल्यू इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। hc से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे h क्यूब हो जाएगा और c रह जाएगा 1 बाय n स्क्वायर। अब देखिए z स्क्वायर को अगर छोड़ देना, अच्छा एक मिनट, माइनस एससी से डिवाइड करते हैं तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा। ये z को छोड़ करके इस वैल्यू को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय r इंफिनिटी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये जो e टू द पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन 8 पाई h क्यूब c जो है उसे हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका जो कि r इंफिनिटी से डिनोट करते हैं उसे, और वो z बाकी बचा क्या, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर हमारे पास बचा। ये टर्म वैल्यू था। टर्म वैल्यू के लिए मैं स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है। एंड सीधा सीधा समझ लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है हम लोग एनर्जी को टर्म वैल्यू के रूप में पढ़ते हैं, व्हिच इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एससी, माइनस में हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया था, जैसे ही हमने एनर्जी पुट किया था ना उसमें यहाँ पर m छूट गया था जब हम लोगों ने r का वैल्यू पुट किया था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर m आएगा, आप नोट्स में देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, वरना मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर बोलोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना m भी रहेगा एनर्जी में, तो e टू द पावर 4 m 8 पाई h क्यूब c 1 बाय n स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखना आप समझ में आ जाएगा, बहुत भारी चीज नहीं है। वहां पे m छूट गया था सिर्फ, अब जब मैंने r का वैल्यू पुट किया था तो वहां पे m छूट गया था, तो r के वैल्यू में m नीचे में था तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, तो ऐसा वैल्यू होता है। तो ये था टर्म वैल्यू हमारा। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन इसमें कैसे होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजिशन कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोर के चौथे पोस्टलेट में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो रेडिएशन एमिट करता है, जिसका वैल्यू था न्यू प्राइम इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी EI माइनस EF डिवाइडेड बाय H। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे जो है ना C से अपने मन से C से कर देते हैं। चलिए कर दिया C से डिवाइड। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया न्यू प्राइम इज इक्वल C इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा
ई आई बाय एस सी माइनस ई एफ बाय एस सी। सिंपल सा चीज है। एक काम कीजिए, न्यू प्राइम बाय सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसे, देखते हैं। ई आई माइनस ई एफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आर इन्फिनिटी का वैल्यू, टर्म वैल्यू का वैल्यू क्या है, ई आई बाय सी, ई एन बाय एस सी। यहाँ पर ई एन एनर्जी क्या है, इनिशियल एनर्जी ई आई है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में टर्म आई माइनस में टर्म एफ, सॉरी ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, यही ना होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर समझिए, टर्म वैल्यू का वैल्यू क्या है, माइनस ई एन बाय एस सी। तो टर्म वैल्यू यानी कि ई एन बाय एस सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस टर्म। तो यहाँ पर ई एन बाय एस सी का क्या होगा, माइनस टर्म। सिंपल सा बात है। ई बाय एस सी इज इक्वल टू माइनस टर्म, तो यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर प्लस था, माइनस था, तो माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, ये ऑटोमेटिक। इतना आसान सा चीज है। या न्यू प्राइम बराबर, देखिए सी मैं उधर भेज रहा हूं तो यहाँ पे सी आ गया, चलिए कोई दिक्कत है क्या। टी एफ और टी आई वैल्यू निकाला हुआ है, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर। देखिए सी यहाँ पे आ गया, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर, और सी भी था डिवाइडेड बाय कुछ है क्या, नहीं, एन स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 1 बाय, देखिए ये प्लस में था, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो एन एफ लिखूंगा यहाँ पर, माइनस 1 बाय एन आई। सिंपल सा वैल्यू है। जब मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये जो फॉर्मूला था वो उसके बारे में बताया था कि ये होता है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, Z का वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पर। तो ये न्यू प्राइम के फॉर्म पे हुआ। अब इसे अगर मैं न्यू प्राइम बाय सी कर दूं ना, तो क्या दिक्कत है, अब रहने तो सी यहीं पर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू प्राइम बाय सी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज वेव नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय न्यू। इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को बार-बार प्राइम से डिनोट कर रहा था। ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी हम वेव नंबर से डिनोट करेंगे उसे, तो हमें मिल जाएगा वो आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ माइनस 1 बाय एन आई। ये सिंपल सा वैल्यू है, ये सब चीजें तो आसान है। ये कहानी था बोर फार्मूलाज फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम के पास z इक्वल टू 1 पुट करना है आप लोगों को, तो ये इसी 1 पुट करोगे ना, दिस विल कन्वर्ट इनटू RH, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। और ये जो r इंफिनिटी मैंने लिया है ना, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है, तो न्यू बाय c, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू बाय c इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा होगा। तो न्यू बाय c के फॉर्म पे आंसर है ना मेरा, तो न्यू बाय c इज इक्वल टू वेव नंबर न्यू। इसका अब देखिए, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, आर्बिट्रेरी क्या यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो r इनफिनिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा, व्हिच इज 1 बाय लैम्डा। और लैम्डा का मतलब क्या होता है, मीटर होता है लैम्डा का, वेवलेंथ ना, लेंथ का क्या होगा, मीटर होगा, तो 1 बाय मीटर इज तो हो गया मीटर इनवर्स हमारा यूनिट यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट का। चलिए सेकंड केस में हमारा क्या है, मास ऑफ इन्फिनिटी हो गया। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ड्रॉ किया, देखो ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, मैंने इसे बड़ा करके बनाया है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज क्या है, वो r है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ये इन्फिनिटी का सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, यानी जैसे ये इन्फिनिटी नहीं हुआ सेकंड केस में, तो ये सेंटर ऑफ मास घिसक करके यहाँ पर कहीं आ जाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि वो न्यूक्लियस के करीब ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा भारी है, ठीक। चलिए ये रहा। अब जो सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है वो x है, और सेंटर ऑफ मास से एटम जो है हमारा, मतलब न्यूक्लियस जो है, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल r है, उसमें से s घटाओगे तो ये बचेगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, 12 का फॉर्मूला है। मानते हैं न्यूक्लियस का मास जो है ना वो कैपिटल M है, इसका मास तो स्मॉल m माना हुआ था, न्यूक्लियस का मास जो है कैपिटल M है। तो ये जो mx होगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तक, वो बराबर होगा मास ऑफ दिस, यानी कि मास ऑफ इसका, और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉरी सेंटर ऑफ मास का पीछे डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा मल्टीप्लाई r माइनस एक्स का, ये वैल्यू बराबर होंगे, ठीक है। मास, इसका मास मल्टीप्लाई बाय यहाँ से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर इसका मास मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मास, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस,
वो बराबर होंगे, दोनों का दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा देखिएगा, m r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m, और इधर x का वैल्यू हो गया, r माइनस एक्स का वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा मुझे, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये वैल्यू मिलेगा। आसान सा चीज है। एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू मिलेगा ना मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, m दोनों का एंगुलर मोमेंटम का सम होगा, ठीक है, जैसे समझ लीजिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम का सम, प्लस यहाँ पर देखिए ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा वो क्या है, वो हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी ही है ओमेगा, ठीक है, लेकिन एंगुलर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है ना, x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और r माइनस एक्स का यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे इन चीजों को। हमें जो l का वैल्यू मिलेगा ना वो मिलेगा m बाय m प्लस m। देखिए मैंने यहाँ पर इन चीजों को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समय बहुत कम, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो l का वैल्यू जो मिलेगा ना वो m बाय m प्लस m r स्क्वायर ओमेगा मिलेगा, ठीक है। L इज इक्वल टू, इसे म्यू मानते हैं इस टर्म को, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस मास है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस मास हमारा है। तो L इज इक्वल टू क्या मिला हमें, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर 2 पाई आर, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा लास्ट में म्यू वी आर का। यहाँ पर देखिए उस समय केस में जब फाइनाइट केस ले रहे थे तो वहां पर म्यू नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, वहां पर एम वी आर था, यहाँ पर म्यू वी आ रहा है। यानी कि पूरे इक्वेशन में जहां पर भी हमें एम मिलेगा वहां पर बस हमें एम को म्यू से रिप्लेस कर देना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा हमें एनर्जी का वैल्यू पहले क्या मिला था, यहाँ पर एम था, बस यहाँ पर एम नहीं होकर के मास हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस मास हो जाएगा। बस पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर रिड्यूस मास हम लोग ले लेंगे इस बार। इतना सा कहानी था, बाकी चीजें सब सेम रहने वाली हैं। सिमिलरली करके आप कर देना, ठीक है, आपको यहाँ पे डराइव करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने नोट्स पे दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। वहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा तो बताना, आपको किसी भी पॉइंट कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो।